हेलो नमस्कार, मैं उजय सात कुमार और एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं कि अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स से स्टार्ट किए हुए थे और पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे इसमें और इसी के अंत में होगा कैपेसिटेंस। ठीक है, अब पहला आता है टर्म कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? तो ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना कर रहा, वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना कर रहा। जैसे कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है वो भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन किया जाता है कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को असेंबल करना है, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा इसको असेंबल करने में, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू इनफाइनाइट सेपरेशन चार्ज इज कंसिडर टू बी जीरो। यानी कि अगर कोई दो चार्ज, ठीक है, अब चार्ज के बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी आता है, लेकिन अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होना तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में जीरो होता है। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया हम लोग। और एक और पॉइंट हम लोग जो पहले बोले कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होता है? हमेशा होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी is only defined for कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फील्ड तो होता है कि वैसा फील्ड जिसपे अगर वर्क डन किया जाए तो पाथ पे डिपेंड ना करे। यानी कि अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट था, तो हम लोग पॉइंट बी पे लेके गए। ठीक है, अब पॉइंट बी पे ले जाने का तरीका कैसे भी हो सकता है। हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो तीन डिफरेंट पाथ हम लोग लिए। अब तीनों पाथ में अलग अलग वर्क डन जब आ जाएगा तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं कहेंगे। अगर वर्क डन सेम आ जाएगा, जैसे डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू बी है, वर्क डन डब्ल्यू सी है, तो डब्ल्यू ए इजकल टू डब्ल्यू बी इजकल टू डब्ल्यू सी है, तो एक कहलाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? तो जैसे विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। जैसे अगर कोई बॉडी यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, इसको पुश करना है, ठीक है, इसको पुश करके मेरे को इस डायरेक्शन लेके जाना है, यहाँ पे पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे लेके जाना है तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन का एक अलग वर्क डन आएगा। अब कोई बोलेगा कि नहीं, कोई अब एक और ऐसे पाथ था जो कि पॉइंट ए को कनेक्ट कर रहा था और इसको ऐसे लेके गए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका पाथ अलग है, इसका फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट अलग होगा। तो वर्क डन इस पाथ के थ्रू, मतलब अगर ए मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, तो पाथ बी से अलग वर्क डन आएगा क्योंकि ऐसा लंबा क्या हो गया, पाथ हो गया, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसका अलग होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो हम लोग इस पार्ट को देख लिए। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो कितना आएगा, ठीक है, तो देखते हैं, इसको रब करते हैं। शायद कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो जैसे
नॉन कंजर्वेटिव के लिए बता रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड तो बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अब नॉन कंजर्वेटिव के लिए, जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मास का है और एक सरफेस था, एक पाथ था ऐसे, एक पाथ था ऐसे, ठीक है। अब पाथ ए इसको नाम ले लेते हैं, पाथ बी है, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट 1 से 2 कर देते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाना, तो दो पाथ है। अब इसका फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट अलग होगा, म्यू ए मान लेते हैं, इसका अलग होगा तो म्यू बी मान लेते हैं। अब दोनों क्या है, अलग अलग पाथ है, तो दोनों से वर्क डन अलग होगा फ्रिक्शन का। इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाएंगे, इसमें अलग वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और इसमें अलग करना पड़ेगा, तो दोनों में अलग अलग वर्क डन आ रहा है। डब्ल्यू ए नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी है, तो कहेंगे हम इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है, ऐसा मान लेते कि अर्थ ही है, अर्थ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये डायरेक्ट ऐसे गिर गया, हो सकता है कि ऐसे गिर गया, हो सकता है कि ऐसे गिर गया, तो तीनों केस में क्या होगा, वर्क डन, सॉरी पॉइंट यहीं पे लाना है ना, तो ऐसे इसको ऐसे लेके, ठीक है। ए बात है, बी है, सी, तो ए क्या था, अर्थ था, तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके गया जाया गया, एक ऐसे एक ऐसे, तो तीनों केस में वर्क डन होगा ना, वो क्या हो जाता है, एम जी एच, और हाइट कितना है इसका, एच है, तो तीनों केस में क्या होगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू सी, और ए कितना बराबर हो जाएगा, एम जी एच के। तो तीनों केस में क्या हो गया, तीनों केस में वर्क डन सेम हो गया, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में अब कॉन्सेप्ट अलग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होता है, वो इंटरेक्शन के फॉर्म में भी स्टोर होता है और एक सेल्फ के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक क्या होगा, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब दूसरा होता है सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का ही होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो ज्यादा हम लोग देखेंगे, और जो सेल्फ एनर्जी है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है और कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं। तो पहले दूसरा को रब कर देते हैं, अब देखना है किसको, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी आया, अब कितना होगा, तो मान लेते कि एक चार्ज था, Q1 था, एक चार्ज था ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ सही बात है, इसको ले लेते हैं। अब जो ये चार्ज था, ठीक है, पहले जो Q2 चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे होता है तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब वो कन्वेंशन अब देखना है कि हम लोग पहले डिफाइन किए हुए थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है
वो क्या होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज टू ए पॉइंट, यानी कि किसी एक पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे लाना है और वो सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है, तभी उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। तो एक बॉडी कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, और इस चार्ज के करीब हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते कि ऐसे इन्फिनिटी पे था, सही बात है। और इसका जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम लोग आर ले लेते हैं, ये लाया गया वो आर डिस्टेंस पे था, सही बात है। अब पहले क्या था कि धीरे धीरे इसको लाया गया, स्लोली यहाँ से लाया गया इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, ठीक है, ताकि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कुछ आए। तो अगर धीरे धीरे ऐसे लाया गया तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कभी ये जो चार्ज था, ठीक है, यानी कि dx डिस्टेंस, सॉरी dr ले लेते हैं, या स्मॉल dr डिस्टेंस पे पहले था और इसको यहाँ से ऐसे ला करके यहाँ पे रख दिया गया r डिस्टेंस। तो बताइए कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, इस पे एक ऐसा फोर्स लगा रहा होगा रिपल्सिव, ठीक है, सही बात है। अब जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लगभग आर ही हो गया, आर प्लस डी आर है, लेकिन छोटा डी आर है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे क्या, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही होगा ना, बिल्कुल सही। अब बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया। अब जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट बी आर। इसका मतलब क्या होता है, एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या होता है, एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा किसके किसके बीच में होता है, मतलब थीटा किसके किसके बीच में होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तब देखा जाए फोर्स किधर लग रहा है, इधर राइटवर्ड, डी आर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, लेफ्टवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180, यानी कॉस ऑफ 180 कितना हो गया, -1, यानी कि माइनस ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ इंटू डी आर, डॉट नहीं करें, एफ इंटू डी आर, क्योंकि ये यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है, मल्टीपल, ठीक है। अब एफ क्या है, एफ ऊपर ही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन लिख देंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, सही है। अब वर्क डन ऐसे आ गया। अब पिछले क्लास में हम लोग बेसिक मैथ में पढ़े थे कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो जो के Q1 Q2 ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाना चाहिए। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, पहले तो के Q1 Q2 का बाहर लिख आ गए। अब क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो यानी कि आर के पावर -1 लिख देंगे इंटू डी आर, यही होगा। अब इसका इंटीग्रल हम कल बेसिक क्लास में पढ़े थे, वो क्या होता है कि जो पावर होता है उसका +1 होके डिविजिबल में आ जाता है। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा वर्क डन का, वो होगा के Q1 Q2 इंटू क्या, आर का पावर -2 + 1, ठीक है, अपॉन जो है -2 + 1, यही होगा। अब क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा के Q1 Q2, ठीक है, इंटू, और पहले से माइनस था ना, यानी पहले से ये माइनस था, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखना है क्या हो गया, माइनस है। अब क्या है, आर का पावर -1, 2 + 1 -1 अपॉन 2 + 1, यहाँ भी -1। अब माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और आर का पावर -1 ऊपर है, यानी नीचे रहेगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। यानी लिख देंगे हम लोग के Q1 Q2 बाई आर, ये हो गया वर्क डन। और वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो चार्ज हम लोग लाए, जितना वर्क किया गया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा इधर, अब एक फोर्स लग रहा है ना इधर, रिपल्सिव फोर्स, तो एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक्सटर्नल
फोर्स लग रहा होगा, तो इसको पुश करके इधर ला रहा हुआ खींच के पुल करके, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ गया। हम लोग को यू से जनरली लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम यू से लिखते हैं, जो कि यू को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया हमारा वैल्यू। अब दो पॉजिटिव चार्ज था तो उसके बीच में क्या आ गया वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज होता, यानी कि आप निगेटिव चार्ज करें, दो अपोजिट चार्ज होता तो क्या हो जाता, माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। ये कब होगा, जब दो अपोजिट चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम के बीच में वो देख लिए। अब देखते हैं कि मल्टीपल चार्ज हम लोग ले लें, उसमें हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हम लोग कर सकते हैं कि कितना होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको, हम लोग तो दो चार्ज के बीच में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख लिए। अब देखते हैं कि मल्टीपल चार्ज के अगेंस्ट कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, तीनों साइड इक्वल है, और उसके कॉर्नर पे तीन चार्ज रखा गया है Q1 Q2 Q3। अब मेरे को फाइंड करना है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और ऐसा जेईई मेंस में भी आता है और नीट में भी आता है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी दे देता है कि ट्रायंगल के कॉर्नर पे, कभी दे देता है कि स्क्वायर के कॉर्नर पे, कभी दे देता है कि क्यू के कॉर्नर पे। तो हम लोग तीनों केस देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि तीनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यानी कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो ऐसे देखा जाए कि अगर सिंगल ऐसे चार्ज रखा हुआ है, सिंगल चार्ज, ठीक है, सिंगल चार्ज यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, अब कोई इसके आसपास चार्ज नहीं है, इसको लाने में क्या कोई फोर्स लगेगा, मतलब इस पॉइंट पर हम ला रहे हैं, एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q1 है, ठीक है। अब कोई चार्ज इसके आसपास नहीं है, यानी कि इस पे जो फोर्स लगाने वाला है वो कोई है ही नहीं। तो हम लोग अगर इन्फिनिटी से लाएं इस पोजीशन पे, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो फोर्स ही नहीं लगेगा, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्किंग डन नहीं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो वर्क डन ही नहीं किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा, बिल्कुल सही। अब दूसरा केस हम लोग देखें, मतलब कि ये सिंगल चार्ज के द्वारा था। अब डबल चार्ज के द्वारा क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स से एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई वर्क किया गया था, क्योंकि दो चार्ज आपस में ला रहे थे, यानी कि दोनों को करीब ला रहे थे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा था, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे क्या है, तीन चार्जेस हैं, तो क्या तीनों एक बैग लान के रख दिया गया, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्या है कि पहला मान लेते हैं Q1 को ऐसे लाया गया, तो Q1 को लाया गया तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा था इसको लाने में, तो जी नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा ही नहीं था Q1 से, सिर्फ Q1, यानी कि Q1 Q2 Q3 नहीं है, पहले Q1 को लाया गया, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर जीरो होगा, यानी कि U1 मान लेते हैं, U1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब क्या है, Q1 को तो हम लोग ला लिए, ठीक है। अब बताना है कि अगर Q2 को हम ला रहे हैं, Q2 को हम लोग ला रहे हैं, तो Q2 को ला रहे हैं, यानी कि अब देखना है कि Q2 को लाने में क्या कोई फोर्स लगा रहा है Q2 पे, हाँ लगा रहा है। कौन लगा रहा होगा, तो Q1 लगा रहा है। क्यों, क्योंकि एक चार्ज है तो एक फील्ड क्रिएट करेगा, और इस फील्ड के कारण Q2 पे एक फोर्स लगेगा। अब जो Q1 और Q2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, हम लोग मान लेते हैं कि Q2 है, ठीक है। Q2 क्या होना चाहिए, Q2 होना चाहिए K Q1 Q2 बाई A, यही होगा ना, K Q1 Q2 बाई A, ठीक है। अब Q1 को भी ला लिए, Q2 को भी ला लिए, अब Q3 को ला रहे हैं, ठीक है। अब Q3 को ला रहे हैं, तो अब देखना है कि जो Q3 को लाने में कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, बिल्कुल सही। अब Q1 Q2 लगा रहा है, यानी कि Q1 Q2 से एक वर्क डन
फोर्स लगेगा और उससे वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, और उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि U3 है Q3 को लाने के लिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कि इसके द्वारा Q1 के द्वारा Q2 के द्वारा के Q1 Q3 अपॉन A प्लस के Q1 Q2 सॉरी Q3 Q2 अपॉन क्या A। तो अब क्या हो गया, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो जो नेट सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, यानी कि सिस्टम कितने चार्ज है, Q1 Q2 Q3, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। अब लिख लेते हैं, E1 0 है, Q2 क्या है, A Q1 Q2 बाई A प्लस U3 क्या है, A Q1 Q3 अपॉन A प्लस A Q3 Q2 अपॉन A। तो हमारा सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो तीनों का सम हो गया। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस Q1 है, यहाँ पे Q है, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है। तो तीनों का पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो अगर माइनस Q1 की जगह पे माइनस Q रख देंगे, Q2 की जगह पे Q रख देंगे, Q3 की जगह पे Q रख देंगे, तो एक वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे जेईई मेंस में हो चाहे नीट में हो, ऐसा हमेशा ही पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ही याद रखना है कि किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है। हम लोग देख लिए किस पे, एक ट्रायंगल में देख लिए। अब देखते हैं स्क्वायर में क्या होता है। ये एक स्क्वायर है, उसी कॉर्नर पे रखा गया है, अब उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक स्क्वायर पे रख देते हैं, कोई चार्ज रख देते हैं उसके कॉर्नर पे। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर था ऐसे, इस पे हम लोग रख दिए माइनस Q, यहाँ पे रख दिए Q, यहाँ पे रख दिए Q, यहाँ पे रख दिए माइनस Q, यहाँ पे रखेंगे माइनस Q, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब अपोजिट साइड में क्या है, सेम चार्ज, सेम नेचर का चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना। तो हम लोग क्या लेंगे कि इंडिविजुअल चार्ज को ला रहे थे, पहले हम लोग मान लेते कि माइनस Q1 को लाए, फिर Q1 Q को लाए, फिर इसको Q माइनस Q को लाए, इसको फिर अंत में लाए Q को। अब इसका साइड हम लोग मान लेते कि ये है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच में आया, तो हम लोग देखेंगे कि पहले ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं कि माइनस Q1 को लाया, माइनस Q1 कर रहे हैं, माइनस Q को लाए, Q को, माइनस Q को, Q को लाए। तो ऐसे अब हम लोग ना देख करके ऐसे देखेंगे कि दो चार्ज के बीच में पेयर कैसे बन रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं। अब तो जो बेसिक है वो तो हम लोग देख लेंगे, इंडिविजुअल को ला रहे हैं, लेकिन हम ऐसा हमेशा ही वैसे थोड़ी करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे कि पेयर किसके किस बीच में बन रहा था। जैसे कि ट्रायंगल ऐसे देखा जाए, पहले ट्रायंगल में लिए थे, यहाँ पे क्या लिए थे, Q1 लिए थे, सॉरी Q1 था, Q2 था, Q3 था। तो हम लोग इंडिविजुअल को ला के चेक कर रहे थे और कितना आ रहा था पोटेंशियल एनर्जी, वैसे देख ले रहे थे। अब क्या करना है कि इसी सिस्टम को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि दो पेयर कैसे बन रहा है। तो एक पेयर Q1 Q2, एक पेयर Q2 Q3, एक और पेयर Q3 Q1, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और दोनों के बीच में मतलब कि तीनों को सम कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q2 के बीच में, Q3 Q2 के बीच में और Q3 Q1 के बीच में। तो जो हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन किए, अगर ऐसे भी करेंगे तो वही सेम ही चीज आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे इसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो जैसे अब इसका पेयर कैसे कैसे बन सकता है। एक पेयर तो ऐसे बन सकता है कि जो ए लेंथ का है, ए लेंथ के बीच में है, ए लेंथ पे कौन कौन है, तो माइनस Q और यहाँ Q। फिर ए लेंथ पे कौन कौन है, माइनस Q है, फिर ए लेंथ पे ये भी है, यानी कि माइनस Q माइनस Q माइनस Q। ठीक है, यानी कि चार जो चार्ज है वो क्या है, ए लेंथ पे।
सही है, ठीक है। यानी कि जो चार्ज है और ए लेंथ पे है, ठीक है। अब देखना है कि अब कितने डिस्टेंस पे है। तो एक डायगोनली ऐसे देख सकते हैं कि इन दो चार्ज है क्यू क्यू ए रूट टू ए लेंथ पे, रूट टू ए लेंथ पे, ठीक है। यानी कि जो क्यू क्यू है वो रूट टू ए लेंथ पे है और माइनस क्यू क्यू ये भी रूट टू ए लेंथ पे है। यानी कि रूट टू ए लेंथ पे दो चार्ज रखा हुआ है, यानी कि दो क्या है, पेयर है चार्ज का रूट टू ए लेंथ पे। अब दोनों को सम कर देंगे, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक का निकाल दिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में निकाल दिए, तो सम दोनों कैसे है, माइनस क्यू क्यू है, माइनस क्यू क्यू है, माइनस क्यू क्यू है, माइनस क्यू क्यू है, यानी कि सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो एक के निकाल के 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एक लेंथ पे था ए लेंथ वाला से निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा के और माइनस क्यू, सॉरी माइनस क्यू है तो माइनस आ जाएगा इधर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, ठीक है, अपॉन ए लेंथ। अब जो टू ए लेंथ पे है वो कितना है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ए लेंथ पे और ऐसे लिख लेते हैं रूट टू ए लेंथ पे। तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में क्या है, के क्यू क्यू पॉजिटिव है तो क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यू सिस्टम आएगा, वो क्या होगा 4 टाइम्स इसका होगा और 2 टाइम्स इसका होगा। 4 टाइम माइनस पहले तो ऐसे लिख लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, बिल्कुल सही, और 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लिए, अब पहले तो देख लिए ट्रायंगल पे, अब हम लोग देख लिए एक स्क्वायर पे देख लिए। अब देखते हैं कि क्यूब पे क्या होगा, ठीक है। एक क्यूब पे ले लेंगे और उसके कॉर्नर पे पोटेंशियल उसके कॉर्नर पे चार्ज रख देंगे और उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे, इसमें हम लोग कैसे देखें कि दो पेयर ले लिए, मतलब कि दो चार्ज का एक पेयर ले लिए, एक पेयर यहाँ आ गया, एक पेयर यहाँ आ गया, एक पेयर यहाँ आ गया, और एक पेयर यहाँ भी ले सकते हैं, एक पेयर यहाँ ले सकते हैं। सिमिलर थिंग उसी में मतलब कि क्यूब में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको लिख लेना है। अब एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब क्यूब का लेंथ क्या है, ए लेंथ, ठीक है, साइड लेंथ ए। सभी कॉर्नर पे क्या ले लिए, क्यू चार्ज ले लिए। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग पिछले जो कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे सीखे कि दो पेयर ले लेंगे, मतलब दो चार्ज का एक पेयर ले लेंगे और वो चार्ज पेयर का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा। तो हम लोग पहला देखते हैं कि ए लेंथ पे कितना चार्ज का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ए लेंथ का चार्ज का कितना पेयर बनेगा, कितना बनेगा, तो देखते हैं। एक लेंथ यहाँ हो गया, मतलब ए लेंथ पे यहाँ भी है, ए लेंथ पे यहाँ भी है, ए लेंथ पे यहाँ भी है, तो 4 तो इधर बन गया, 4 ऊपर और एक 5 6 7 8, ठीक है। 4 नीचे बना था, 4 ऊपर और 4 8 हो गया, 9 10, ये जो लेंथ है 11 एक 12, यानी कि ए लेंथ का जो पेयर बनेगा, मतलब कि दो चार्ज जब उसका डिस्टेंस ए लेंथ होगा, यानी कि दो चार्ज के बीच में जब ए लेंथ होगा उसका पेयर होगा 12 गो, यानी कि 12 पेयर ऐसे बनेगा। 4 इस बेस में, 4 ऊपर है और ये 4 खड़ा जो है ना वो है, यानी कि 36 12 होगा, यानी कि 12 पेयर तो ऐसे बन गए, बिल्कुल सही। अब दो चार्ज के बीच में इससे बड़ा कौन सा डिस्टेंस होगा, तो हम लोग जैसे देखे उसमें स्क्वायर में कि रूट 2a डिस्टेंस में था, तो यहाँ भी देखना है कि रूट 2a डिस्टेंस में भी होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऐसे ए लेंथ कितना होगा, जो यहाँ से यहाँ लेंथ है वो क्या होगा, रूट 2a होगा। यहाँ से यहाँ लेंथ क्या है, रूट 2a होगा, यानी कि रूट 2a जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितने चार्ज का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखना है एक बेस पे, मतलब एक सरफेस पे कितना हो गया, एक यहाँ, यानी कि 2। अब एक सरफेस पे 2
पेयर बन रहा है, यानी कि 6 फेस है, एक फेस पे क्या कितना बना है 2, और 6 फेस है, यानी कि टोटल बन जाएगा √12 डिस्टेंस पे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 12। 6 फेस था और एक फेस पे 2 है, ये 6 दूना 12। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है √3a। कौन सा √3 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, √3a। अब √3a का कितना पेयर बनेगा, तो एक पेयर तो यहाँ ही हो गया u और यहाँ q का, फिर एक पेयर यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर सिमिलर वे में एक पेयर से यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी कि जो √3a डिस्टेंस होगा उसका पेयर कितना बनेगा, 4। सही बात है। अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हम लोग लिख देते हैं कि यू ए लिख लेते हैं, और उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो सभी चार्ज का वैल्यू क्या है, क्यू है, तो क्या लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा और √2a डिस्टेंस का कितना होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, के क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर सॉरी क्यू चार्ज था तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखेंगे, √2a, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो √3a डिस्टेंस का कितना आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, a क्यू स्क्वायर अपॉन √3a। अब ये जो तीनों वैल्यू है, a डिस्टेंस का, √2a डिस्टेंस का, √3a डिस्टेंस का, वो क्या है, इंडिविजुअल, मतलब एक पेयर का है, एक पेयर का है, सॉरी एक पेयर का है सब तीनों, यानी कि अगर नंबर ऑफ पेयर से तीनों को मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 12 टाइम्स ऑफ क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, अपॉन प्लस क्या होगा, 12 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a, ठीक है, प्लस क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ए क्यूब, एक क्यूब में रखा गया था, चार्ज क्या था, क्यू था, और सब इसके कॉर्नर पे रखा गया था चार्ज, ठीक है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।